तो आज हम देखेंगे रसायन विज्ञान क्लास 11 चैप्टर 1 के रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसमें देखेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम देखेंगे। रासायनिक संयोजन के नियम, इसमें सबसे पहले नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य अनिश्चितता का नियम। द्रव्य अविनाशिता का नियम। द्रव्य अनिश्चितता का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने क्लास 10th में सबसे पहले आने वाली अभिक्रिया Mg+O2 बराबर MgO, ये अभिक्रिया आपने देखी होगी। देखो ये अभिक्रिया है, इसमें Mg+O2 और MgO बन रहा है। इसमें Mg देखो, Mg का एक अणु और ऑक्सीजन 2 है, और इसमें Mg एक और ऑक्सीजन भी एक, तो ये दोनों समान नहीं है। यहाँ पर लग रहा है कि एक ऑक्सीजन गायब हो गई है, और यहाँ पर 2 Mg करने पर और यहाँ पर 2 MgO करने पर यहाँ पर भी 2 और ये 2 हो जाएगी। और यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन करने का आधार है ना, वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही है। रासायनिक अभिक्रिया संतुलन करने के लिए मनोहर विधि का उपयोग की जाती है, और रासायनिक अभिक्रिया ये संतुलन करते हैं ना, ये रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण के नियम के ही उनका आधार है। ठीक है, अब देखेंगे ये नियम दिया किसने। यह नियम 1789 में आंतोइन लावुसिए ने दिया। एवं इसका परीक्षण किसने किया? इसका परीक्षण लेडोल्ट ने किया। देखो इसका परीक्षण आप देखेंगे कैसे किया जाता है, लेडोल्ट ने किया। अब देखो परीक्षण कैसे किया इसका। अब देखो कि एक बीकर ले ली, उसमें एक अभिकारक लगा दिया। अब एक ये अभिकारक, इसको अभिकारक को एक नाम देते हैं, और इसके अंदर एक अभिकारक उसको बी नाम देते हैं। अब इस अभिकारक का उसने वेट किया तो 140 ग्राम आया। ठीक है, और बाद में वापस बीकर ली और उसमें उस अभिकारक को, दोनों अभिकारकों को मिला दिया, A+B को मिला दिया। तो बाद में उसका वेट किया तो वो 140 ग्राम ही आया। इसलिए ये नियम कहता है, इस नियम के अनुसार कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के इस नियम के अनुसार, ये नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार कि किसी भी रासायनिक या इस नियम के अनुसार किसी भी इस नियम के अनुसार किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक इस नियम के अनुसार किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है। अब ये लिख लीजिए, न तो उत्पन्न किया जा सकता है एवं न ही नष्ट किया जा सकता है। न तो द्रव्यमान को किसी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन में उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक दूसरे के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक दूसरे के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो इस नियम के अनुसार किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है
नए द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, एक दूसरे में परिवर्तित तो कर सकते हैं। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब देखो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इसमें क्या है कि यदि क्रिया कारक है, यदि क्रिया कारक पूर्ण रूप से उत्पाद में मिश्रित हो जाए, क्रिया कारक पूर्ण रूप से अभिकारक में, क्रिया कारक पूर्ण रूप से मतलब पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए उत्पाद में, पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए, पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए उत्पाद में, परिवर्तित हो जाए उत्पाद में, तो अभी क्रिया कारकों का द्रव्यमान, क्रिया कारकों का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान समान होगा, उत्पाद का द्रव्यमान समान होगा, उत्पाद का द्रव्यमान समान होगा, द्रव्यमान समान होगा। देखो कैसे, यदि क्रिया कारक पूर्ण रूप से उत्पाद में, जैसे कोई ए व बी ले ली, देखो ए व बी, आप इसे समझिए ए व बी ले लिया, उसका हमने ए व बी एक अभिकारक जिसका 100 ग्राम, देखो 100 ग्राम ए व बी का वेट है 100 ग्राम है। यदि उसको हम उत्पाद, ये तो अभिकारक LHS अभिकारक है, उसको उत्पाद के रूप में C+D बना, तो ये पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया, तो पूर्ण रूप से रासायनिक अभिक्रिया हुई तो ये 100 ग्राम ही बनेगा RHS, ये उत्पाद है। और यदि देखो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए तो ऐसा बनेगा, यदि क्रिया कारक पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए तो उत्पाद व क्रिया कारक द्रव्यमान समान होगा। यदि क्रिया कारक उत्पाद में, यदि क्रिया कारक पूर्ण रूप से परिवर्तित न हो, कारक पूर्ण रूप से परिवर्तित न हो, मैं आपका ऐसा एग्जाम्पल लूँगा, पूर्ण रूप से परिवर्तित न हो तो, पूर्ण रूप से परिवर्तित न हो तो देखो यदि आप ए व बी, वापस ए व बी लिया, अब इसका वापस 100 ग्राम, अब यदि ये पूर्ण रूप से परिवर्तित सी व डी के रूप में नहीं हुआ तो ये 80 ग्राम ही होगा, 20 ग्राम अभिक्रियाशील पदार्थ के रूप में रहेगा। देखो अब तो क्या होगा, जैसे ये हमने पी लिया, पी क्या है, पी है अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है 100 ग्राम, 100 ग्राम है। अब 100 ग्राम है तो आगे बनाया तो जैसे M और N बनाया, M क्या है, उत्पाद का कुल द्रव्यमान, उत्पाद का कुल द्रव्यमान आया 80 ग्राम, प्लस N क्या है, N है अभिक्रियाशील पदार्थ, अभिक्रियाशील पदार्थ है ना, मतलब जो नहीं घुला है, अभिक्रियाशील नहीं हुआ है, वो पदार्थ 20% जुड़कर 100%, तभी ये अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान समान 100 ग्राम 100 ग्राम। तो यदि अब देखा कि यदि अभिकारक पूर्ण रूप से नहीं बदलता है तो अभिकारक का द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान, हमने देखा P बराबर, और उत्पाद का द्रव्यमान वो दिखाई दे रहा है क्या, हाँ, क्रियाकार का अभिकारक का द्रव्यमान P और उत्पाद का द्रव्यमान 80 ग्राम है, अब इसका 100 ग्राम है। तो अभिक्रियाशील पदार्थ जो 20 ग्राम अभिक्रियाशील है ना, अभिक्रियाशील पदार्थ है वो इसके साथ, अभिक्रियाशील पदार्थ को इसके साथ जोड़कर ये 100 ग्राम समान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रासायनिक संयोजन मतलब समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करते हैं। देखो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करते हैं तो जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ले ली, मनोहर विधि के द्वारा संतुलन होता है। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ले ली जैसे, और ये द्रव्यमान ग्राम में होगा, इसमें द्रव्यमान ग्राम में होगा अभिक्रियाओं में, जैसे H2 है प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 क्या बना 2HCl। अब इसका द्रव्यमान देखो तो H2 प्लस Cl2 इसका द्रव्यमान क्या होगा, जैसे H2, एक H2 का द्रव्यमान 1 होता है तो 2 का 2 प्लस, और Cl2 का द्रव्यमान 1 का होता है 35.5 तो 1 का होगा 71, और दोनों को जोड़ने पर 73 ग्राम बनेगा।
दोनों को जोड़ेंगे तो 73 ग्राम बनेगा। और 2HCl मतलब 2 से गुणा करने पर H का 1 प्लस Cl 35.5, एक Cl का 35.5, तो 2 प्लस 71 बराबर 73 ग्राम। ये समान होगा। ये मनोविधीय रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करने का आधार है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब आगे देखेंगे निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित स्थिर। तो अब हम देखेंगे स्थिर संगठन का नियम। स्थिर संगठन का नियम, निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है? निश्चित अनुपात का नियम। अब ये देखिए, देखो ये निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है कि ये नियम पहले, सबसे पहले तो ये नियम किसने दिया? यह नियम प्राउस्ट द्वारा दिया गया है। यह नियम प्राउस्ट द्वारा दिया गया है, द्वारा दिया गया है। यह नियम प्राउस्ट द्वारा दिया गया है। इसमें क्या बताया गया? देखो, आप पानी लाइए, हमने कहा जाओ पानी लाओ। कहाँ से? पानी आप आरओ से लाओ, नाली से लाओ, कुएं से लाओ, अमेरिका से लाओ, जापान से, कहाँ से भी, किसी भी जगह से पानी लाओ, उसका सूत्र H2O ही होगा। H2O ही होगा। क्यों? क्योंकि जिस मतलब ये नियम है कि निश्चित अनुपात में होगा। इनके परमाणुओं की संख्या होगी, इसका परमाणु की संख्या की परमाणु संख्या क्या होगी और द्रव्यमान संख्या क्या होगी? द्रव्यमान क्या होगा, परमाणु क्या होगा? देखो, परमाणु संख्या 2:1 परमाणु के रूप में होगा, और 2 हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन की 1 है, तो परमाणु संख्या ये। और द्रव्यमान कितना है? देखो, द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1:2:16, ऑक्सीजन का 16, 1:8, 1:8। और ये निश्चित अनुपात में होंगे। ये नियम क्या था? इस नियम के अनुसार यौगिकों, देखो जैसे इस नियम ये नियम करता है कि 2 यौगिकों को यौगिक परमाणुओं द्वारा यौगिक बनाने पर निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़कर, जैसे अलग सलम नहीं जुड़े, इस तरह से H4O नहीं होगा। H2 जल का सूत्र H2 ही रहेगा। परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक का निर्माण करते हैं। देखो क्या होगा कि आपका निश्चित अनुपात का नियम, स्थिर संगठन का नियम, ये प्राउस्ट द्वारा दिया गया है कि आप पानी कहाँ से भी लाओ, जैसे कहाँ से भी आरओ से लियो, नाली से लियो, कुएं से, अमेरिका से, कहाँ से भी पानी लियो, उसका सूत्र H2 ही हुआ। और उसमें परमाणु संख्या 2:1 और द्रव्यमान संख्या, ये यदि आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा या पानी बनाते हो तो उसमें भी परमाणु समान रहेगा। तो परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़कर ही यौगिक बनाते हैं। तो ये नियम क्या कहता है कि यौगिक में उपस्थित, इस नियम के अनुसार, ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार यौगिक में उपस्थित, इस नियम के अनुसार यौगिक में उपस्थित क्या यौगिक है? इस नियम के अनुसार यौगिक, इस नियम के अनुसार यौगिक है ना, यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु, यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु, यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु है ना, यौगिक में उपस्थित, इस नियम के अनुसार यौगिक में उपस्थित, ये नियम बहुत आसान है। देखो हमने कि आप इतना समझ लीजिए कि परमाणु है ना, वो निश्चित अनुपात में जुड़कर ही यौगिक का निर्माण करते हैं। वो H4O नहीं बनाएगा जल का सूत्र। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करके जो बनाते हैं ना यौगिक निश्चित अनुपात में जुड़कर, परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़कर ही यौगिक बनाते हैं। तो इनका द्रव्यमान समान रहेगा, चाहे कहाँ से भी प्राप्त किया जाए। इस ये नियम यही कहता है कि यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु, यौगिक में जितने परमाणु का भार के अनुसार है ना, भार के अनुसार अनुपात समान रहता है। भार के अनुसार अनुपात समान रहता है। देखिए, भार के अनुसार अनुपात समान रहता है। इस नियम के अनुसार यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु का भार के अनुसार अनुपात हमेशा समान रहेगा, चाहे आपको कहाँ से भी बनाओ, अनुपात समान रहेगा। हाँ, तो अब देखो इसमें देखा कि इस नियम के अनुसार यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु का भार अनुपात के अनुसार समान रहता है। समान अनुपात में रहोगे तो देखो कहाँ से भी लाए से, मतलब यौगिक को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जाए,
विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जाए या बनाने की विधि या किया जाए, यौगिकों से विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जाए, वो कोई निर्भर नहीं करता कहाँ से भी प्राप्त किया जाए, वो निश्चित अनुपात में ही जुड़कर यौगिक का निर्माण करेंगे। आप देखें, चाहे उस बनाने की विधि अलग हो, बनाने की विधि पर कुछ नहीं, बनाने की विधि आप लिखेंगे कि ये स्रोत अर्थात ये यौगिक है ना, यौगिक के बनाने की विधि या यौगिक को प्राप्त करने के स्रोतों पर निर्भर नहीं करता, यौगिक को बनाने की विधि और स्रोतों पर निर्भर नहीं करता, बनाने की विधि एवं स्रोतों से निर्भर नहीं करता, जैसे कहाँ से लाएगा उस पर निर्भर नहीं करता। ये इसमें बनाने की विधि और स्रोतों निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। देखो अब आप देखेंगे निर्भर नहीं करता है। अब एक उदाहरण देखेंगे, जैसे अमोनिया का उदाहरण देखिए, उदाहरण देखेंगे तो अमोनिया, उदाहरण अमोनिया, जैसे अब NH3 अमोनिया का सूत्र है। अब उदाहरण है ये, आप देख समझना अच्छी तरह से, NH3 अमोनिया का उदाहरण है। N का द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान कितना होता है 14.0 ग्राम, ठीक है, और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 और 3 का 3, तो 14 + 3, तो अमोनिया का 17.0 ग्राम होगा। चाहे उसे ऐसा परमाणु होगा ना, वो निश्चित अनुपात में जुड़ेगा। ऐसे ही निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम कहते हैं। अब जल का आपने देख ही लिया, जल का द्रव्यमान कैसे। अब हम आगे देखेंगे गुणित अनुपात का नियम, जो आपके लिए थोड़ा टफ भी हो सकता है, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आप अब देखेंगे गुणित अनुपात का नियम। अब हम देखेंगे गुणित अनुपात का नियम। तीसरा नियम क्या है, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। अब इसे आप अच्छी तरह से समझना। देखो ये आप, सबसे पहले तो मैं इनकी डेफिनेशन थोड़ी लिखा देता हूँ, बाद में मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो पहले उदाहरण डेफिनेशन लिखेंगे। ये नियम दिया किसने है, देखो यह नियम डाल्टन द्वारा दिया गया है। गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया है, डाल्टन, किसके द्वारा, डाल्टन के द्वारा दिया गया है। यह नियम डाल्टन द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, डाल्टन के द्वारा। क्या कहता है गुणित अनुपात का नियम, कि जब किसी दो तत्व को, तब देखो जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के द्रव्यमान तो दूसरे तत्व के, जो आप लिखते रहिए, जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व क्या निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तो निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, जो दूसरे तत्व निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक तत्व एक तत्व के द्रव्यमान तो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं ना, तो क्या होता है, तब एक तत्व के द्रव्यमान तो एक दूसरे के सरल अनुपात में होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 सरल, एक दूसरे के सरल अनुपात में होते हैं, एक दूसरे के सरल अनुपात में होते हैं। जब दो तत्व मिलकर एक से यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं ना, वो एक दूसरे के सरल अनुपात में होते हैं, ठीक है। इसे ही गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। और ये गुणित अनुपात का नियम के लिए अब एग्जाम्पल देख लो। उदाहरण मैंने कहा कि जब दो तत्व है, जैसे दो तत्व मैंने कहा हाइड्रोजन और एक ले दिया ऑक्सीजन, कि जाओ जितनी थाने तत्व बनाओ, तो उन्होंने गए और पहले दोनों संयोग करके H2O बनाया, फिर H2O2 बनाया। देखो अब इनका द्रव्यमान भी देखेंगे।
देखो, अब देखो H2O है, अब H2O बनाया जब दो तत्वों ने मिलकर, तो अब H2 में ये H2 है ना और ये H2, तो ये दोनों समान है। तो एक तत्व एक द्रव्यमान, मतलब एक तत्व जैसे ऑक्सीजन ले लीजिए, जो समान नहीं है ना वो, मतलब एक तत्व एक द्रव्यमान, जो निश्चित द्रव्यमान किसका है, निश्चित द्रव्यमान ये H2, इनका भी द्रव्यमान 2 और 2, ये दोनों निश्चित अनुपात में है। मतलब एक तत्व है, ये तत्व है, दूसरे तत्व मतलब निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करे, दूसरे तत्व है ना उसके निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करते हैं ना, तो एक दूसरे के सरल अनुपात में होते हैं। अब इसके 2 2 और ऑक्सीजन का 16 और इसका अनुपात 32, तो ये दोनों कॉमन है, तो इनको छोड़ दीजिए और ऑक्सीजन, इन दोनों का अनुपात निकलेगा, तो इनका अनुपात निकलेगा 16:32, 1:2। ये निश्चित है और ये सरल अनुपात में गुणित है, मतलब ये सरल अनुपात है, सरल अनुपात है। देखो आपने ये समझ में आ गया। तो इसके अनुसार जब एक, ये डेफिनेशन से समझ में इतना अच्छी तरह नहीं है, पर आपको देखो सबसे पहले लेना है दो तत्व ऐसे कहा कि जाओ यौगिक बनाओ, ठीक है, यौगिक बनाओ, तो उन्होंने यौगिक बनाया H2 और H2O2, ठीक है। अब उनका द्रव्यमान देखो, अब H2 का द्रव्यमान 2 और H2 2, और जो समान द्रव्यमान नहीं है, देखो ऑक्सीजन और O2 का समान द्रव्यमान नहीं है, तो उनको अनुपात में लिखकर अनुपात आएगा, उनका अनुपात निश्चित अनुपात है, सरल अनुपात है। तो अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, हमने कहा किसको कहा, अब कहा N और O को, जाओ तुम यौगिक बनाओ, जितने यौगिक बना सकते हो बनाओ। उन्होंने बनाया, सबसे पहले उन दोनों ने दिया NO बना दिया, फिर N2O बना दिया, फिर N2O2 बना दिया, फिर N2O3 बना लिया, अब फिर N2O4 बना लिया, ऐसे बना लिए, ठीक है। N3 बना लिया, N2O2 की जगह N3 बना लिया, N4 बना लिया, N5 बना लिया, 2 नहीं 5, N5 बना लिया, देखो ठीक है, इसको काट, N2O5 बना लिया, ठीक है, और N2O और NO। अब इसका देखो, जब इन सभी में ये समान है और इसमें समान नहीं है ना, तो इसको सरल अनुपात, सरल गुणित अनुपात है, जैसे सरल अनुपात में दो संख्या सरल है, सरल अनुपात से गुणा करने पर ये N2 हो जाएगा, सरल अनुपात में गुणा करने पर N2 हो जाएगा और इनका भी अनुपात समान आ जाएगा। देखो अब ये बनाई, तो ये सभी समान है, मतलब एक तत्व है, जो एक तत्व है ना, एक तत्व एक द्रव्यमान, जो एक तत्व ये द्रव्यमान है, इन सभी का द्रव्यमान है, एक तत्व एक द्रव्यमान, जो दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान, ये सभी निश्चित द्रव्यमान है, से सहयोग करते हैं तो एक दूसरे सरल अनुपात में होते हैं। जैसे ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन O16 और N2O2 का कितना, ऑक्सीजन 32, O3 का 48, 64, और 80, ठीक है। हमने देख लिया 16:32:48:48:64:32। अब ये सरल अनुपात में कैसे, देखो 1 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 4 64 और 16 5 80, और ये सरल अनुपात में। ये नियम यही कहता है, आपको इतना ही समझना है कि इस नियम के अनुसार डाल्टन ने दिया है और ये कहता है कि जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाए, हमने कहा कि जाओ यौगिक बनाओ, तो उन्होंने दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाया। हमने किसी H2 H और O को और N और O को कहा कि यौगिक बनाओ, उन्होंने यौगिक बनाए H2O और H2O2, और अब यहाँ पर तत्व बनाए, और ये सरल अनुपात में है। जब एक तत्व मतलब कॉमन है ना, उसको छोड़कर जो दूसरे कॉमन नहीं है, उनका अनुपात निकालने पर वो सरल अनुपात में होती है। आप ऐसे समझ लीजिए, और ये डेफिनेशन से और अच्छी तरह समझ में आएगा। अब आगे देखेंगे व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, पर आप अच्छी तरह से समझिएगा। तो अब हम देखेंगे व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ये क्या कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक पदार्थों के भार रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से क्रिया करते हैं ना, तो आपस में क्रिया करने वाले भार ही होते हैं, सरल गुणित होते हैं। अब एग्जाम्पल से समझो, आपको अच्छी तरह से, पहले एग्जाम्पल से समझो अच्छी तरह से। हमने कार्बन को फिक्स कर दिया, कार्बन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि कार्बन जी ले अपनी जिंदगी और बन कि कर O और H से अभिक्रिया, क्यों अभिक्रिया करवाई, कि यौगिक बना,
कार्बन को दो लोगों से मिलवाया, दोनों मिला दियो, ठीक है, O और H से। तो कार्बन O और H से क्या किस कारण मिलवाया, ये चेक करने के लिए कि वह किस अनुपात में जुड़ेंगे, किस चेक करने के लिए किस अनुपात में जुड़ेंगे, किस अनुपात में जुड़ेंगे, अनुपात में जुड़ेंगे। देखो अब CO के साथ करवाई तो सबसे पहले CO2 बनवाई, ठीक है, और फिर और C और H के साथ बनाया तो CH4 बना, ठीक है। अब C कार्बन का भार, द्रव्यमान भार 12 होता है, 12 अनुपात कितने हुए, ऑक्सीजन का 1 16 और 32, 12 अनुपात 32, और देखो और कार्बन का 12 अनुपात 4, 12 अनुपात 4। अब देखो क्या है, दोनों में गुणित अनुपात का नियम याद करो। गुणित अनुपात का नियम यही कि दोनों में कार्बन, तो दो तत्व संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो निश्चित अनुपात में होती है, ठीक है। तो एक तत्व के परमाणु है ना, तो दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तो अब इसमें देखो अब गुणित अनुपात के नियम, अब कार्बन है, अब ऑक्सीजन O2 और CH4 आदि अभिक्रिया, अब O और H4 मतलब O और H अभिक्रिया करेंगे तो क्या हुआ, O 32 अनुपात 4, या आप इसे 4 अनुपात 32 भी लिख सकते हैं। तो 4 अनुपात 32 कितनी आई, 1 अनुपात 8, ठीक है, 1 अनुपात 8 आई। अब ये क्या नियम कहता है, देखो इसने ये कहा इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भार, अब 2 या 2 से अधिक भी ले पदार्थों के भार है ना, बस अब भार है, इनको भार रूप से अलग किसी तीसरे पदार्थ ये फिक्स कर दिया, तो इस तीसरे पदार्थ की समरूप इसका निश्चित समरूप भारों से क्रिया करवाई, इनको भार करेगी। यहाँ तो समझ में आ गया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ ले लिए, उनके रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ की समरूप भारों से क्रिया कराती है। पदार्थ ले लिए 2 या 2 से अधिक, 2 पदार्थ ले लिए, चलो 2 पदार्थ। अब इसके बाद रासायनिक रूप से भार है ना, उनको तीसरे पदार्थ सी कार्बन के साथ फिक्स कर दिया और इनके साथ विक्रिया कराई, इन्होंने CO2 बनाई और इसने CH4 बनाई, ठीक है। अब कहा कि वे आपस में जो दो तत्व है ना वो आपस में विक्रिया करते हैं ना, तो वाले भार या वही भार होते हैं सरल गुणित होते हैं। अब इन्होंने कही तो H2O बनाया, अब H2O बनाया तो H2O क्या है, H2O में देखो आप, अब H का भार 2 अनुपात ऑक्सीजन है 16, इसमें एक ही तत्व बना, इसमें 2 तत्व में, अब 1 अनुपात 8, तो इसलिए ये दोनों व्युत्क्रम अनुपात यह कहता है कि जब 2 या इस नियम के अनुसार, व्युत्क्रम अनुपात के नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भार है ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भार, ऑक्सीजन का 16 और कार्बन हाइड्रोजन का 1, ये भार किसी तीसरे के साथ इसका 12, कार्बन का 12, इसका किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से क्रिया करते हैं ना, आपस में क्रिया करने पर भार समान होते हैं या सरल गुणित होते हैं। अब एक एग्जांपल और देखेंगे इसका। अब देखो एक एग्जांपल, ये देखो, अब देखो व्युत्क्रम अनुपात को नियम, अब एक और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो अब किसको फिक्स करें, अब फिक्स करते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया, हाइड्रोजन का 1, आपको पता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1। अब हाइड्रोजन को फिक्स किया इसके साथ में अभिक्रिया करने के लिए, 2 पदार्थ कौन कौन से, 2 पदार्थ लिए S और O। अब जब हाइड्रोजन सल्फर के साथ अभिक्रिया करेगा तो H2S बनाया, क्या बनाया, H2S बनाया ना, तो H2S बना, तो पहला H2S बनाया और H और O के साथ कराया तो H2O बनाया, 2 बना लिए, H2S और H2O, ठीक है। अब इसका द्रव्यमान देखो, H2 और H2 समान है, इनका कितना आया 2 अनुपात, सल्फर का 32, सल्फर का 1, सल्फर का 32 होता है, O का 16, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। अब देखो 32 हो गई, अब 2 अनुपात 32 और यहाँ पर 2 अनुपात 16। अब इस पे देखो हाइड्रोजन, ये दोनों निश्चित है, ठीक है, ये दोनों निश्चित है या समतुल्य है, तो इनका द्रव्यमान समान है। अब बचे O और S, O अनुपात S की, इसमें यही देखा है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ थे, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भार रासायनिक रूप से
अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से क्रिया करते हैं ना, तो वे आप समरूप भारों से क्रिया की तो क्या आया, O और S का 16:32, तो 1:2 आ गया। ठीक है, और आपस में जब क्रिया करती है ना तो SO2 बनाया। ठीक है, तो आपस में नहीं तो भार समान होंगी या नहीं सरल गुणित में होते हैं। अब SO2 सल्फर का 32 अनुपात ऑक्सीजन का 16 और 16 1 का और 2 का 32। अब देखो 1:1 आ गया, 1:1 आ गया ना, तो अब 1:1 को सरल गुणित 2 से गुणा कर देंगे, तो देखो 1/1 लिखेंगे 1:1 को, और इसको 1/2 लिखेंगे, तो अब इसको सरल गुणित 2 से गुणा कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, और ये भी 1/2 आ जाएगा। तो आपको अब तो अच्छी तरह से समझ में आ गया कि सरल गुणित में होते हैं, और इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक पदार्थ के भार रासायनिक रूप से अलग अलग, देखो एक तत्व को फिक्स कर दिया, फिक्स हो गया। अब इसको 2 तत्वों के साथ अभिक्रिया करवाई तो दोनों H2S और H2O बनाया और SO2 बनाया आपस में, और उनका भार, अब 2 तत्व हैं वो तो समान है, तो इनका भार नहीं होगा, जो S समान है गुणित अनुपात के जो S समान है उनका होगा, और उनका अनुपात समान होंगे या समतुल्य होंगे या सरल गुणित होंगे, यही है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो आज हमने रासायनिक संयोजन के नियम अच्छी तरह से, बेस्ट तरीके से, अच्छी तरह से आपने समझ में आया होगा। तो अच्छा समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।